ये 32 तो पहाड़ चढ़ चुके हैं, 20 साल की उम्र में ये माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम बना चुके हैं। और भाई इनके पास इनके जो एडवेंचर्स है ना, वो आप सुन के हैरान हो जाओगे, नेक्स्ट लेवल चीज़ें भाई कर चुके हैं। और आज जिस मिशन पे अब ये तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत स्पेशल है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं हमारे भाई का। स्वागत है भाई आपका, मोगली भाई का। भाई पहले तो आप हाथ मिलाओ, जो आपने चीज करी है लाइफ में, जो आप अचीव करके बैठे हो ना भाई। हम तो जरा यहाँ तक कसौल से वो ऊपर का ट्रैक कर लेना, कौन सा ट्रैक है वो, खीर गंगा का ट्रैक कर लिया, त्रियुंड का ट्रैक कर लिया, तो हम सोचते हैं भाई हम हैं असली माउंटेन लवर। और उतने में सांस फूल जाती है भाई, इससे ज्यादा नहीं होगा। हमसे बढ़िया कोई एडवेंचरस नहीं है। आजकल लोग भाई यूट्यूब पे गाड़ी लेके निकलते हैं, टेंट वेंट लगा के कहीं रुक के आ जाते हैं, तो सोचते हैं भाई हम बहुत कूल हैं। लेकिन जो आपने चीजें कर ली, कब की कर ली भाई, वो असल चट्टा की जिंदगी जी रहे हो भाई आप। सच बताऊं तो कि जो होता है ना बनी, रियल लाइफ बनी। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि सारे उल्टे कामों से मेरा सीधा संबंध है। ये एक्चुअली ट्रू है भाई। तो पहाड़ों में मतलब जा जाके इतना वो हो गया है कि अब मतलब एक होता है ना, एक लिमिट होती है एक एक्सट्रीम लेवल की, तो लिमिट पे पहुंच गए तब सारे काम थोड़े आसान लगने लगे। आप लोग भी, आपके लिए एवरेस्ट था कि आप 3 दोस्त मिलके आपने इतना सब कुछ किया। तो सबका एक अपना अपना एवरेस्ट होता है। ऐसे पहाड़ चढ़ता हूँ तो मुझे पहाड़ों से कुछ कुछ सीखने को मिला है। तो हर इंसान की लाइफ में एक एवरेस्ट होता है जो हर इंसान चढ़ता है। तो मेरे लिए वो एवरेस्ट था, आपके लिए ये एवरेस्ट। ये स्टार्टिंग से है भाई आप में कि भाई ये मतलब कैसे आया ये कि भाई पहाड़ चढ़ते हैं? ये इनबिल्ट कीड़ा था। भाई लेकिन एक होता है ना कि यार बंदा ना इसको देख के सीखता है, इंस्पायर होता है कहीं ना कहीं से। तो आपकी एक 12 साल की उम्र में, 13 साल का कभी तो अंदर आया हुआ, कैसे आया वो? सर मैं छोटा था जब यूथ हॉस्टल के से ट्रैक जाते थे इंदौर के आसपास, तो मैं ट्रैक्स जाता था। फिर ट्रैक से पता चला कि रॉक क्लाइंबिंग होती है, तो फिर रॉक क्लाइंबिंग स्टार्ट की। फिर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग स्टार्ट की। फिर वहाँ पता चला कि माउंटेनियरिंग होती है, तो माउंटेनियरिंग के कोर्स होते हैं। तो इंडिया में से 5-6 इंस्टीट्यूट है, जैसे उत्तराखंड में है, मनाली में है, कश्मीर में है। आप कौन से वाले में गए थे? तो मैंने बेसिक कोर्स किया था कश्मीर से, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है। तो वहाँ पे 26 दिन का कोर्स होता है। तो वहाँ पे पूरा इंडियन आर्मी के अंडर होता है, मतलब आर्मी के जो जवान होते हैं वो सिखाते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल से जो ट्रेनिंग्स होते हैं। फिर एडवांस कोर्स मैंने दार्जिलिंग से किया था, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो ये सारे इंस्टीट्यूट में आपको सिखाते हैं कि पहाड़ चढ़ते कैसे हैं, पहाड़ की टर्मिनोलॉजी, फिर नोट्स के बारे में, हिचेस के बारे में, कहाँ टेंट लगाना है, कहाँ पे एवलॉन्च नहीं आएगा। फिर जैसे वॉल है तो वॉल पे क्लाइंबिंग कैसे, जैसे पिक्टो क्लाइंबिंग होती है, अलग अलग स्टाइल होती है क्लाइंबिंग की। ऐसा हर ग्रेडियंट पे अलग स्टाइल है। खड़ी वॉल पे अलग है, थोड़ी 45 डिग्री पे अलग है, 60 डिग्री तो पे ये अलग। लिटरली आपको एक पहाड़ पे ले जाके करवाते हैं ट्रायल कि भाई ऐसे चढ़ना है? एक पहाड़ पे ले जाते हैं, वहीं बेस कैम्प होता है, वहीं सिखाते हैं प्रॉपर। तो ये सब ट्रेनिंग लेने के बाद आप मतलब इतना ज्ञान आ जाता है कि आप एक छोटा माउंटेन आप जाके क्लाइंब कर सको आप खुद से, या मतलब आप में एक्सपीरियंस आ जाता है। जैसे आप गाड़ी चलाना आएगा, आप तो ये हाईवे पे लेके निकलोगे। सही बात है। तो फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे फिर माउंटेनिंग में आया मैं। फिर माउंटेनिंग में माउंटेन क्लाइंब करे छोटे। कितना महंगा होता है भाई ये कोर्स? मैं जब मैंने किया था तब तो 4-5 हज़ार रुपये का था। अब 4-5 हज़ार? हाँ, उस समय 26 दिन का कोर्स। फिर इसमें ऐसा होता है कि थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, मतलब एक फंड होता है, थोड़ा हम देते हैं थोड़ा वो देते हैं, ऐसे मिला के कुछ होता है। ओके। फिर अब तो कुछ 20-25 हज़ार रुपये का हो गया है। अच्छा भाई मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ आपकी अचीवमेंट्स। आप खुद ही अगर बता सकते हो कि कितने कितने पहाड़ आपने चढ़े इन टोटल, कौन सी कंट्रीज़ में आप जाकर चढ़कर आए हो, थोड़ा बताओ अपने अचीवमेंट्स के बारे में। इसे सबसे हाईएस्ट तो माउंट एवरेस्ट मैंने चढ़ा है। तो माउंट एवरेस्ट मैंने चाइना की तरफ से चढ़ा है, नेपाल की तरफ से नहीं चढ़ा है। तो एवरेस्ट के 2 फेस है, एक साउथ फेस है जो नेपाल में, और एक चाइना में जो नॉर्थ फेस बोलते हैं हम। तो मैंने चाइना की साइड से एवरेस्ट चढ़ा है। फिर मैंने रशिया में माउंट एल्ब्रूस है जो कि यूरोप का हाईएस्ट पीक है, उसको मैंने 18 घंटे में क्लाइंब करके डिसेंड किया है। अच्छा। फिर अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है किलिमंजारो, उसको मैंने 22 घंटे में क्लाइंब किया है और 22 घंटे टॉप पे रुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। ओह, टॉप पे आप कैंप लगा के सो गए? भाई उसके बाद में वो उठा के ले गए थे जेल में। अच्छा। वो अलाउ नहीं होता है, तो रेंजर ने नीचे खबर कर दी थी, मेरा इंतजार कर रहे थे, फिर ले गए। खैर वो बाहर आ गया था मैं, उसकी भी इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। हाँ। उसके बाद फिर मैंने इंडियन हिमालयंस में काफ़ी पिक चढ़े हैं, कुछ नए पिक खोले भी हैं, मतलब जो यंग जनरेशन के लिए। क्योंकि बेसिकली अभी सारे लोग नेपाल 8000 मीटर के पीक्स, जबकि हमारे पास सबसे बड़ा जो हिमालयन रेंज का सबसे बड़ा पार्ट इंडिया में,
और हमारे माउंटेनियर बाहर जाके क्लाइंब कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि हम हमारे माउंटेन को प्रमोट करें, हमारे माउंटेन क्लाइंब करें, यंग जनरेशन के लिए उन खोलें, ताकि वो मतलब आने वाली जनरेशन, या माउंटेनियरिंग अपने आप में एक टूरिज़्म है। मतलब नेपाल सरकार पूरी माउंटेनियरिंग पे चलती है। मतलब एवरेस्ट से कितना रेवेन्यू आता है नेपाल को, ट्रैकिंग से कितना रेवेन्यू आता है, पर हमारे यहाँ ऐसा है नहीं। तो वही मतलब कुछ अच्छा प्रमोशन करके, अच्छी फैसिलिटी देके हम एक अच्छा रेवेन्यू मॉडल बना सकते हैं इंडिया के लिए भी। तो वैसे जैसे आप चाइना की तरफ से माउंट एवरेस्ट की बात करोगे, वहाँ से आप चढ़े, तो क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं उसमें? तो एक परमिट होता है जो चाइना गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। तो वो परमिट कुछ $15,000 का आता है। $15,000। 12 लाख के आसपास। उस पर लिखा आता है कि आप एवरेस्ट चढ़ सकते हो। अच्छा। जैसे अपन टोल नहीं देते, कार निकालने के टोल मिल गया, आप कार ले जाओ। तो नेपाल से सस्ता नहीं पड़ता वो? नेपाल में $12,000 है, मतलब थोड़ा $2-3 हज़ार का डिफरेंस है। अच्छा। तो परमिट लो, उसके बाद चाइना का वीज़ा लगाओ और फिर जाओ। और चाइना से ही क्यों करा आपने वैसे, मतलब कुछ रीज़न था? रीज़न थोड़ा मतलब सब अलग अलग रीज़न है। कुछ टेक्निकली था, कुछ वेदर वहाँ का एक्सट्रीम, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा वो एक्सट्रीम है चाइना साइड, क्योंकि लॉन्ग रूट है। क्योंकि नेपाल साइड आप बेस कैम्प से कैंप 1 जाते हो और चाइना साइड बेस कैम्प से एडवांस बेस कैम्प जाते हो सेम डिस्टेंस से। तो थोड़ा लॉन्ग रूट है, थोड़ा एक्सट्रीम वेदर है, क्योंकि नॉर्थ फेस हर माउंटेन का थोड़ा एक्सट्रीम होता है। मतलब विंड तेज चलती है, एवलॉन्च के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर मतलब थोड़ा मुझे चैलेंजिंग लगा था। तो आपको मतलब उड़ता तीर लेना था कि यहाँ मुश्किल वाला करूँ, महंगा भी हो और मुश्किल भी हो। तो वहाँ पे मेन है कि वहाँ लोग कम जाते हैं। जैसे नेपाल के साइड हर साल लगभग 1,000 लोग अटेम्प्ट करते हैं, और चाइना के साइड मतलब 300 लोग ही जाते हैं। खैर चाइना साइड रेस्क्यू पॉसिबल नहीं, वहाँ हेलीकॉप्टर अलाउ नहीं है। पर नेपाल में अभी क्या हो गया, अभी हेलीकॉप्टर टैक्सी वाला सीन चला है कि आप परमिट लो, कैंप 2 तक हेलीकॉप्टर से जाओ, फिर सबमिट कर लो हेलीकॉप्टर से। तो वैसे कोई भी एवरेस्ट चढ़ रहा है, मतलब ईजी कर दिया उसको। क्योंकि पहले एक ट्रेडिशनल वे ऑफ क्लाइंबिंग था ना, कि आप परमिट ले रहे हो, पैदल बेस कैंप गए, फिर वहाँ बेस कैंप पे पूजा करी आपने, लामा आया, सब पूजा करी, आप सब मिल के सब मतलब सब कुशल जाएँ आए वापिस, फिर कैंप सेटअप करे, ऊपर गए। अब क्या हेलीकॉप्टर आ गए, तो जो अमीर आदमी है वो 50 लाख दिए, कैंप 2 तक उड़ के गया, अच्छा वेदर मिला तो समिट मारा, फिर कैंप 2 आया, फिर हेलीकॉप्टर से उड़ के सीधा काठमांडू चले गया। और एक समिट में, एक जैसे मैं आया था क्लाइंब करके, तो एक समिट सेलिब्रेशन होता है, समिट केक बनता है किचन में।